Hello everyone, Nikhar here from Fatima Teachers Training College Ranchi। एक लंबे समय के बाद हम लोग फिर अपने सीटेट के लिए मिल रहे हैं। और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से जो डिस्टरबेंस आई है, इस दौर में हम लोग का प्रयास है कि अपने तैयारी को लगातार बनाए रखें। समय कभी ना कभी सामान्य होगा, उस समय हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। इस कड़ी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंटल एज और आईक्यू के ऊपर, इंटेलिजेंस क्वोशेंट के ऊपर। तो डिटेल में हम लोग समझेंगे मानसिक आयु किसे कहते हैं, वास्तविक आयु किसे कहते हैं, और आईक्यू का फार्मूला क्या है, किसने दिया था, और इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बुद्धि परीक्षण में हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में देखा था कि दो तरह के तरीके यहाँ पर ज्यादा प्रचलित थे। बुद्धि परीक्षण में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है इंटेलिजेंस का क्वोशेंट निकालना, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईक्यू के नाम से जानते हैं। और इस आईक्यू को निकालने में मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, ये दो ऐसे टर्म हमारे सामने आते हैं। इन दोनों के मीनिंग को समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके लिए मैं एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट a minute। Will take few seconds। स्क्रीन पे आ रहा है, सब लोगों के स्क्रीन पे आ रहा है? यस सर। ओके। तो हमारे इस प्रेजेंटेशन में चार चीजों के ऊपर हम लोगों को बात करना है। पहला है मीनिंग ऑफ मेंटल एज। मेंटल एज यानी मानसिक आयु, तो पहले इसके अर्थ को समझना है हम लोगों को। इसके बाद है मीनिंग ऑफ आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशेंट की हिंदी क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसको समझना है। इसके कौन कौन से तरीके हैं कैलकुलेट करने के, उसको हम लोगों को देखना है मेथड टू कैलकुलेट आईक्यू वाले सेक्शन में। और लास्ट में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आईक्यू, और ये टर्मैन के द्वारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज। तो मानसिक आयु यानी मेंटल एज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 में बीने ने किया था। आप जानते हैं कि बुद्धि के परीक्षण में सर्वाधिक योगदान बीने का है, आरंभिक योगदान इन्हीं का है।
बाद के जो भी टेस्ट वगैरह बनाए गए उसकी आधारशिला कहीं ना कहीं बिने ने ही रखी थी। ठीक है, तो बिने यहाँ पर कह रहे हैं कि मानसिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा विकास के उस सीमा की अभिव्यक्ति है जो उसके कार्यों द्वारा जानी जाती है। ठीक है, तथा किसी आयु विशेष में उसकी अपेक्षा होती है। बिने यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विकास का वो लिमिट या विकास का वो लेवल जो रिफ्लेक्ट हो रहा हो किसी व्यक्ति के कार्य के द्वारा, और उस उम्र में वैसी ही अपेक्षा, वैसा ही एक्सपेक्टेशन उससे रखा जा रहा है। इसको डिटेल में हम लोग अपने अगले पॉइंट में देख रहे हैं कि बुद्धि परीक्षा के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस बालक ने 10 वर्ष की आयु के सामान्य बालकों के समान कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है, उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष होगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा बात है। 10 वर्ष का बच्चा है तो उससे हम यही उम्मीद करेंगे कि 10 वर्ष के बच्चों जैसी हरकत ही वो दिखाए, तो उसका मानसिक आयु वही माना जाएगा जिस उम्र के बच्चों के समान वो अपनी मानसिक क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। यदि बालक 8 वर्ष का है और ऐसे ऐसे काम कर पा रहा है जिसको 9 वर्ष के बच्चे करते हैं, तो उस बच्चे की मानसिक आयु 9 वर्ष होनी चाहिए। यहां तक तो क्लियर है? यानी कोई भी बालक, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वो अपनी मानसिक क्षमता के आधार पर जिस वर्ष के बच्चों का, जिस आयु के बच्चों का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, उसकी मानसिक आयु वही मानी जाएगी। मान लेते हैं 8 वर्ष का बच्चा है और 12 वर्ष के बच्चे एवरेज, तो सामान्य तौर पर कॉमनली जिस जिस मानसिक कार्य को करने में सक्षम होते हैं, उन सभी काम को अगर वो कर पा रहा है, उन सारे काम को वो कर पा रहा है, तो हम कह देंगे कि उस बच्चे का मानसिक आयु उसी वर्ष के बच्चे के समान है। जैसे 8 वर्ष का कोई बालक है और गणित में, मैथ्स में या इंग्लिश में, साइंस में, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में 12 वर्ष के बच्चे जिस कैलकुलेशन को इजीली कर लेते हैं, वो कर पा रहा है। 12 वर्ष के बच्चों के समान अपनी मानसिक क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है, तो बालक है 8 वर्ष का, लेकिन उसकी मानसिक आयु मानी जाएगी 12 वर्ष। क्यों? क्योंकि मानसिक कार्यों में वो 12 वर्ष के बच्चों के समान कार्य करने में सक्षम हो पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि मानसिक आयु किसी विशिष्ट उम्र में बालक की मानसिक परिपक्वता को बताती है। यही परिपक्वता उसकी मानसिक आयु कहलाती है। जो भी स्लाइड्स शेयर किए जा रहे हैं, लिखने के झमेले में नहीं पढ़ना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखते चले जाएं, ज्यादा आसान होगा। नोट करने के बाद आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो बिने का जो टेस्ट था उसके अंतर्गत सामान्य मानसिक योग्यता का मापन किया गया है जनरली। ठीक है, जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, सिर्फ उसी को मेजर किया गया है यहाँ पे। और इसके अनुसार बालक का मानसिक विकास जिस आयु के मध्य पूर्ण हो जाता है या कंप्लीट होता है, वो उम्र है 14 से 22 वर्ष। यानी बिने ने जो सामान्य मानसिक योग्यता का मापन किया, उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 14 से 22 वर्ष की उम्र के दौरान मानसिक विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पीडी पाठक भी नहीं कह रहे हैं, ये बात बिने महोदय कह रहे हैं। बिने के अनुसार 14 से 22 वर्ष के दौरान मानसिक आयु का जो विकास है वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो 3 से 16 वर्ष की आयु के
बच्चों के बुद्धि का मापन करता है 3 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष, क्योंकि ये इनका ये मानना था कि 16 वर्ष के बाद वो इतना अवेयर जरूर हो जाता है कि अगर कॉपरेट नहीं किया टेस्ट लेने वाले के साथ तो डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकता है। उसके व्यवहार में बहुत सारे इस तरह के परिवर्तन भी आ चुके होते हैं, अमूर्त क्षमताओं का इतना अधिक विकास हो चुका होता है कि एक्यूरेट उसके आईक्यू का पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है। सॉरी, आईक्यू उस समय था भी नहीं, आईक्यू तो बाद का टर्म है। मतलब उसकी बुद्धि को सही सही मेजर नहीं किया जा सकता है, ऐसा बीने का मानना रहा होगा, जिसके कारण से उन्होंने 3 से 16 वर्ष के आयु क्षमता वालों का ही बुद्धि का मेजरमेंट किया। तो अपर केस में तो समझ में आता है कि जितना ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा बड़ा मुश्किल है उसके बुद्धि का पता लगा पाना कि उसकी लिमिट कहाँ तक है। लेकिन लोअर केस में, लोअर लिमिट में ये 3 वर्ष ही क्यों रखा गया, इस चीज को समझना होगा। ठीक है, इसलिए कि आपको पता है 2.5 से 3 वर्ष के दौरान मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म से 2.5 से 3 वर्ष तक के भीतर में ही उसके मानसिक क्षमताओं का लगभग 85% एरिया विकसित हो चुका होता है। यही वजह है कि लोअर लिमिट में 3 वर्ष रखा गया, अपर लिमिट में 16 वर्ष रखा गया। अब हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट। आईक्यू का मतलब क्या होता है? तो इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, क्वोशेंट यानी लब्धि। ठीक है, आईक्यू का हिंदी होता है बुद्धि लब्धि और आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो है वो एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आईक्यू शब्द की उत्पत्ति, ये एक्चुअली एब्रिविएशन है। आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशेंट का एब्रिविएशन है। फुल फॉर्म एक्चुअली जर्मन वर्ड यूज हो रहा है, जिसके लिए आप देखेंगे स्क्रीन पर इंटेलिजेंट क्वोशेंट, इसका एब्रिविएशन निकाला गया आईक्यू, वहां से ये वर्ड प्रयोग में आना शुरू हुआ। तो आईक्यू जो है वो अलग अलग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के द्वारा प्राप्त किया गया एक कैलकुलेशन है, जिससे बुद्धि की आवृत्ति कितनी है इसका पता लगाया जा सकता है, या बुद्धि का जो आकार है, बुद्धि की जो क्षमता है, उसका पता लगा पाना संभव हो पाता है। तो आईक्यू को प्रयोग में लाया गया स्टैंडर्डाइज्ड टूल के आधार पर, जिससे बुद्धि के क्षमता का पता लगाया जा सकता है। तो आईक्यू के कैलकुलेशन का जो फार्मूला था, ये सबसे पहले विलियम स्टर्न ने दिया था, और ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। आप जानते हैं कि आरंभिक दौर के मैक्सिमम मनोवैज्ञानिक जर्मनी के रहे हैं। आप अगर कभी भी फंसने लगे तो 2 देश का नाम हमेशा याद रखिएगा, जर्मनी और यूएस। आरंभ जर्मनी से हुआ है, डेवलप हुआ 3 जनरेशन तक जर्मनी में, और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ता गया। ठीक है, तो 1912 में आईक्यू के कैलकुलेशन का फार्मूला विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया, और इन्होंने जो फार्मूला दिया था वो बिने साइमन मेथड को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, सीधा आपसे प्रश्न पूछता है कि बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला सबसे पहले किसने दिया था? और मजे की बात यह है कि आईक्यू शब्द का पहला प्रयोग भी विलियम स्टर्न ने ही किया था। बिने साइमन, अब ध्यान रखिएगा, एकदम क्लियर कट यहां आपको रहना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट का कैलकुलेशन करने का फार्मूला सबसे पहले विलियम स्टर्न ने डेवलप किया 1912 में। इन्होंने ही आईक्यू शब्द को भी गढ़ा है। आईक्यू शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति भी यही है। तो बिने साइमन वाले से कंफ्यूजन में आपको नहीं पड़ना है। बिने साइमन का जो था वो बुद्धि परीक्षण था, इंटेलिजेंस टेस्ट था। ये इंटेलिजेंस क्वोशेंट टेस्ट है। दोनों 2 प्रश्न हो जाएगा। बुद्धि
का मापन सबसे पहले किसने किया? बिने ने। बुद्धि लब्धि का मापन सबसे पहले किसने किया? स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला सबसे पहले किसने निर्मित किया? स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि शब्द या आईक्यू वर्ड का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? विलियम स्टर्न ने। ठीक है, लेकिन आईक्यू निकालने का जो फार्मूला था वो बिने साइमन मेथड को सपोर्ट करने के लिए था। और आप लोगों ने ये पढ़ भी लिया होगा कि आईक्यू का फार्मूला क्या होता है, उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसमें मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 और इससे जो कुछ भी आंकड़ा निकल करके सामने आता है वही आईक्यू होता है किसी भी बालक का। ठीक है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 निकल गया बुद्धि लब्धि। ठीक है, तो क्वोशंट कहते किसको है? बुद्धि तो पता है, इंटेलिजेंस। आईक्यू में एक वर्ड यूज हुआ इंटेलिजेंस, दूसरा वर्ड हुआ यूज क्वोशंट। ठीक है, तो इंटेलिजेंस तो हम लोग समझ चुके हैं, इतना लंबा उसका सेक्शन था, हम लोगों ने सबसे ज्यादा समय आई थिंक संज्ञानात्मक विकास के बाद बुद्धि के सिद्धांत पर ही दिया है। तो इंटेलिजेंस तो हम समझ गए कि क्या है। क्वोशंट क्या है इसको समझना होगा। तो जब भी हम लोग डिवीजन बनाते हैं ना, तो जो भागफल हमको प्राप्त होता है वही है क्वोशंट। तो इंटेलिजेंस को कैलकुलेट करने के लिए भाग की जो विधि अपनाई जाती है और उससे जो भागफल प्राप्त होता है वही है क्वोशंट। ठीक है, तो आईक्यू का फार्मूला 1912 में विलियम स्टर्न ने पहली बार दिया था, लेकिन इसका पहला प्रयोग हुआ 1916 में। ठीक है, स्टर्न ने आईक्यू शब्द दिया, स्टर्न ने आईक्यू का फार्मूला दिया। कब दिया? 1912 में। लेकिन इसका पहला प्रयोग हुआ 1916 में और इसका पहला प्रयोग किया गया यूएस के साइकोलॉजिस्ट टर्मन के द्वारा। ठीक है, दे रहा है कोई और, पहली बार प्रयोग कर रहा है कोई और। आप देखिए 3 क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले बन जाएंगे। बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया? बिने ने। बुद्धि लब्धि का फार्मूला और बुद्धि लब्धि शब्द किसने दिया? स्टर्न ने। कब दिया? 1912 में। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। लेकिन इसको पहली बार प्रयोग कब किया गया? 1916 में। किसके द्वारा? टर्मैन के द्वारा। कहाँ के रहने वाले थे? यूएस के रहने वाले थे। ठीक है, तो अमेरिका का जो कल्चरल बैकग्राउंड था, वहां के जो सर्कमस्टांसेस थे, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इस फार्मूले को एडेप्टिव बनाया और इसको पब्लिश कराया। ठीक है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में टर्मन ने इस काम को किया था। यही वजह है कि इस फार्मूला को स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। ठीक है, और 1937 में प्रोफेसर एम मेरिल के सहयोग से 1916 का जो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट था, इसमें संशोधन करके कुछ अंक गणित के प्रश्न को भी रखा गया। इसके पहले अर्थमेटिक के आइटम्स को यूज नहीं किया जाता था। आपने पहले भी देखा है ना कि अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की व्यवस्था की गई थी। 2 तरह के इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, हमने पहले ही देखा, एक इंडिविजुअल और दूसरा ग्रुप। ग्रुप में प्रयोग करने वाला पहला कंट्री था यूएस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में सैनिकों की बहाली के लिए। ठीक है, तो वहां पर जो क्वेश्चंस रखे गए थे उसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ज्यादातर नहीं थे, तो संशोधन किया गया एम मेरिल के द्वारा और इसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया। और 1960 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने
अभी जो चल रहा है ना बुद्धि परीक्षण के लिए, अभी जितने भी तरह के टेस्ट चल रहे हैं उसको अमेंडेड फॉर्म में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 1960 में पब्लिश किया। ठीक है, ये आईक्यू की बात नहीं हो रही है, मैं क्लियर कर दूं। आईक्यू एक अलग मुद्दा था, अब फिर बुद्धि परीक्षण की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन ये सारे बुद्धि परीक्षण कहीं ना कहीं विनय महोदय के द्वारा जो बेस बनाया हुआ था उसी के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो बुद्धि लब्धि का कैलकुलेशन बेहद आसान है, आप निकाल सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा है। IQ इज इक्वल टू MA बाई CA मल्टीप्लाई बाई 100। MA मतलब मेंटल एज और CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, यानी उसका असल में जो उम्र है वो क्रोनोलॉजिकल एज कहलाता है। जैसे किसी बच्चे की उम्र अगर 8 वर्ष है तो उसका क्रोनोलॉजिकल एज यानी CA 8 वर्ष कहलाएगा। और वो बालक 12 वर्ष के बच्चे के समान मानसिक क्षमता रखता है। यानी मान लेते हैं 12 वर्ष का बच्चा जिस क्लास में पढ़ेगा, जिस मैथ्स को इजीली बना लेगा, जिस क्वेश्चंस को इजीली समझ जाएगा, जिस रीजनिंग को इजीली कैच कर पाएगा, ये 8 वर्ष का बच्चा वो सब काम कर लेता है, तो इसका मेंटल एज 12 वर्ष माना जाएगा। तो 12/8 गुना 100। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 150। ठीक है, 1.5 और मल्टीप्लाई बाय 100, 150। तो इसका बुद्धि लब्धि, इसका IQ 150, यानी बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली कैटेगरी में आ रहा है, 140 प्लस है, जीनियस है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे सोर्स में हमने PD पाठक के बुक को यूज किया है, वहां पर आप देख सकते हैं। तो ये टर्मैन के द्वारा डेवलप किया हुआ क्लासिफिकेशन है। तो ये 150 से ऊपर जिसकी बुद्धि लब्धि होती है, जिसका IQ 140 से ज्यादा होता है, उसको ये जीनियस कह रहे हैं। 120 से 140 अगर किसी का है तो उसको वेरी सुपीरियर कह रहे हैं। 110 से 120 के बीच जो आ रहा है उसको सुपीरियर कह रहे हैं। 90 से 110 के बीच वाले को एवरेज कहा जा रहा है। 80 से 90 वाले को डलनेस, और इसी तरह से ये 25 से 20 और 25 से कम वाले कैटेगरी में इडियट्स के लेवल तक जा रहे हैं और वहां तक बता पा रहे हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी आपका कैलकुलेशन निकल करके सामने आएगा टर्मैन के द्वारा डेवलप जो ये IQ का क्लासिफिकेशन है, इसके आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि वो बच्चा किस प्रकार की बुद्धि का है, जीनियस है, सुपीरियर है, एवरेज है, डल है, इडियट है, किस तरह का है, ये आप वहां आराम से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने देखा कि IQ को सबसे पहले किसने प्रयोग में लाया था, IQ को निकालने का फार्मूला क्या है, IQ निकालने के फार्मूले में मेंटल एज का कंसेप्ट क्या है, मेंटल एज कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और उसके आधार पर जो स्कोर हमें प्राप्त होता है इससे पता लगाते हैं कि जिसका भी ये स्कोर या IQ निकाला गया वो किस प्रकार की बुद्धि वाला व्यक्ति है, किस प्रकार की बुद्धि वाला इंसान है। अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग बुद्धि परीक्षण के और भी अलग अलग इंपॉर्टेंट थ्योरीज को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास लगभग 9 मिनट का समय है।